वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो सब लोग कैसे हो? तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ एवं मस्त होंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दो, ठीक है, ताकि और बच्चों को भी साथ में जोड़ लो। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि और बच्चे भी ये क्लास ले पाए। ओके, तो हम मानव तंत्र चल रहा है आपका विज्ञान का चैप्टर नंबर 2। इसमें मैंने आपको कल रक्त परिसंचरण तंत्र है उसको कंप्लीट करा दिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम को आज पढ़ने वाले हैं, उत्सर्जन तंत्र को। तो हम देखेंगे कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, कौन कौन से अंग होते हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। जो उत्सर्जन तंत्र है उसका मतलब होता है उत्सर्जन, यानी कि हमारे शरीर में ऐसे कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जो शरीर में अनावश्यक होते हैं और विषैले भी होते हैं जिनका शरीर में कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो उनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और इस उत्सर्जन के कार्य को जिन अंगों के द्वारा करवाया जाता है वे सभी अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास। ओके, ध्यान से देखो, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मानव तंत्र चल रहा है, मानव तंत्र यानी कि ह्यूमन सिस्टम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, इसको इंग्लिश में क्या बताया था मैंने? एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि उत्सर्जन क्या होता है। ओके, तो उत्सर्जन है यह शरीर की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिकाओं के द्वारा जो अपशिष्ट होता है उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें यानी कि यह है शरीर की एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाओं के द्वारा, कोशिकाओं यानी कि सेल्स, कोशिकाओं के द्वारा जो उत्पन्न अपशिष्ट होता है, उत्पन्न अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है उत्सर्जन तंत्र। और इस क्रिया को करने वाले जितने भी अंगों का समूह होता है यानी कि उत्सर्जन का कार्य करने वाले अंग यानी कि ऑर्गन्स, क्या जो ग्रुप होता है अंगों का समूह, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो समझ में आ गया होगा कि आपको कि उत्सर्जन होता क्या है और उत्सर्जन तंत्र क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें कोशिकाओं के द्वारा जो अपशिष्ट का निर्माण होता है उस अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। ओके, तो अब देखते हैं कि इन अपशिष्टों का निर्माण कैसे होता है। तो शरीर में अपशिष्टों का जो निर्माण होता है, शरीर में अपशिष्ट का जो निर्माण होता है वो होता है शरीर की उपापचयी क्रिया के द्वारा। शरीर की उपापचयी, शरीर की उपापचयी क्रिया से होता है। इस उपापचयी क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक इसको बोलते हैं एक्टिविटी, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो उनके द्वारा क्या होता है? इन अपशिष्टों का निर्माण होता है। अब ये होता कैसे? जैसे हमारा शरीर भोजन ग्रहण करता है, ओके। जब शरीर भोजन ग्रहण करेगा, भोजन ग्रहण करने के बाद आवश्यक पोषक तत्वों का क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर अपशिष्ट बचता है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे श्वसन क्रिया होती है तो श्वसन क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है शरीर के द्वारा और यह ऑक्सीजन जब वापस अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचती है तो ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का कार्य होता है जो भोजन का अपघटन करना, यानी कि वो भोजन का ऑक्सीकरण कर देती है जिसकी वजह से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी एक अपशिष्ट होती है, ठीक है। तो इसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होती है,
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि ये उपापचय क्रिया क्या होती है। ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा तो प्राप्त होती है और साथ में अपशिष्टों का निर्माण होता है। ठीक है, तो शरीर में अपशिष्टों का निर्माण होता है उपापचय क्रियाओं के द्वारा। तो ऐसे कौन कौन से अपशिष्ट हैं जिनका निर्माण शरीर करता है? तो ये होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया, एक होता है यूरिक अम्ल, ठीक है, और एक है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस आदि। ठीक है, तो जो अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल होते हैं ये कहलाते हैं नाइट्रोजनीय अपशिष्ट। क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजनीय अपशिष्ट, नाइट्रोजनीय अपशिष्ट। ठीक है, तो इन नाइट्रोजनीय अपशिष्टों का जो उत्सर्जन होता है, इनका उत्सर्जन यानी कि इनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो होती है उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। ओके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो उत्सर्जन होता है वह होता है श्वसन क्रिया के द्वारा। वो होता है श्वसन के द्वारा, क्योंकि श्वसन में ऑक्सीजन गैस को क्या किया जाता है? शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है और CO2 गैस को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो उत्सर्जन होता है वो होता है फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। ठीक है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़ों के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल को उत्सर्जन तंत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो उत्सर्जन तंत्र है उसके कौन कौन से अंग होते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र का जो प्रमुख अंग होता है वो होता है वृक्क यानी कि किडनी। कौन सा अंग होता है? इसका जो प्रमुख अंग होता है उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग यानी कि जो मेन ऑर्गन होता है वो होती है वृक्क। वृक्क को क्या बोलते हैं? हिंदी में दूसरा नाम भी होता है इसका गुर्दा। ठीक है, जो गुर्दा होता है उसको वृक्क कहा जाता है। ओके, और इन दोनों को इंग्लिश में बोलते हैं हम किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। ठीक है, वृक्क या गुर्दा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इनको किडनी बोला जाता है। तो ये किडनी होती है वो उत्सर्जन तंत्र का एक प्रमुख अंग होता है, एक मेन पार्ट होता है। इसके बिना जो उत्सर्जन अंग है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ओके, और इसके अलावा और कौन कौन से उत्सर्जन अंग हैं तो मैं बताता हूं। अन्य उत्सर्जन अंग कौन से हैं? अन्य उत्सर्जन अंग। ठीक है, तो अन्य उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं ये देखिए। एक तो अपनी क्या है? त्वचा। त्वचा क्या बोलते हैं? स्किन। ठीक है, एक दूसरा उत्सर्जन अंग होता है फेफड़ा। ठीक है, फेफड़े भी होते हैं। और एक उत्सर्जन अंग होता है यकृत। ठीक है, फेफड़ों को इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स और यकृत को बोलते हैं लीवर। ठीक है, अब ये त्वचा है वो क्या उत्सर्जित करती है? तो जो पसीना होता है, पसीना वो भी क्या है? एक उत्सर्जित पदार्थ होता है। ठीक है, तो त्वचा के द्वारा पसीना का उत्सर्जन किया जाता है, और पसीने में बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा लिक्विड होता है बॉडी का उसको पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और फेफड़ों के द्वारा CO2 गैस का उत्सर्जन किया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन किया जाता है। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था ना। ठीक है, और जो यकृत होता है यानी कि लीवर, लीवर के द्वारा यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। किसका? यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। तो ये तीन अन्य अंग होते हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं, और उत्सर्जन का जो प्रमुख अंग होता है वो होता है वृक्क यानी कि किडनी होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको इन जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं इन नाइट्रोजनी अपशिष्टों के बारे में बता देता हूं कि अमोनिया वो किस प्रकार से अमोनिया का निर्माण होता है, इसका उत्सर्जन कैसे होता है, कौन कौन इसका उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, कौन कौन से जीव होते हैं जो इन नाइट्रोजनी अपशिष्टों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बात और है कि इस क्लास के बाद यानी कि आपकी साइंस की हर क्लास के बाद, ठीक है, जब क्लास खत्म हो जाती है तो क्लास के बाद ही आपको PDF अवेलेबल हो पाती है। ओके, तो PDF के लिए आपको क्या करना होता है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके
पीडीएफ अवेलेबल के नीचे जो ब्लू कलर की जो लिंक होती है उस पर क्लिक करना होता है और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ और इसके साथ ही मैं आपको लिखवा भी देता हूँ, आप हाथ के हाथ भी नोट्स बना सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको जो क्लास की पीडीएफ होती है, जो मैंने आज की क्लास में जितना पढ़ा देता हूँ, तो वो आपको पीडीएफ के रूप में जब क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है, इसके बाद आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे ना समझ, तो ये मैं मिटा देता हूँ। तो मैंने आपको जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं, मैंने 3 नाइट्रोजनी अपशिष्टों के बारे में आपको बताया था, नाइट्रोजनी अपशिष्ट। ठीक है, ये कितने होते हैं? ये होते हैं 3। कौन कौन से? अमोनिया। तो इन नाइट्रोजनी अपशिष्टों का क्या किया जाता है? शरीर के बाहर उत्सर्जन किया जाता है। दूसरा होता है यूरिया और एक होता है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल, ठीक है, यूरिक एसिड। ओके, तो ये जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इनका शरीर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये कैसे विषैले पदार्थ होते हैं, ठीक है, यानी कि टॉक्सिक होते हैं। ओके, तो इनका हम एक एक करके स्टडी करेंगे इनके बारे में कि अमोनिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमोनिया के बारे में। अमोनिया, ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, जो केमिकल फॉर्मेशन होता है, इसका होता है NH3 के रूप में। ठीक है, अब ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट कैसे है? क्योंकि इनमें नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये अमोनिया होता है, इसका उत्सर्जन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? जो शरीर होता है, शरीर अमोनिया का जो उत्सर्जन करता है, अमोनिया का उत्सर्जन एक प्रक्रिया होती है अमोनियोत्सर्ग। अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया के द्वारा करता है। ठीक है, तो शरीर है वो अमोनिया का उत्सर्जन अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया के द्वारा करता है। ये अमोनियोत्सर्ग जो प्रक्रिया होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमोनिया टैलिज्म। अमोनिया टैलिज्म। ओके, ठीक है, और इनका उत्सर्जन कौन कौन से जीव करते हैं? तो अमोनिया का उत्सर्जन जो मेनली जो जीव करते हैं, जितने भी करते हैं, वो करते हैं समुद्री जीव। ठीक है, कौन से? समुद्री जीव। समुद्री जीवों में कौन करते हैं? मछलियां करती हैं। समुद्री जीवों में करते हैं, कौन करते हैं? समुद्री जीवों में मछलियां करती हैं, और मछलियों के साथ साथ उभयचर भी करते हैं। तो उभयचर कौन होते हैं? उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है एम्फीबिया। क्या कहा जाता है? एम्फीबिया। ठीक है, तो समुद्री जीव यानी कि जो मछलियां और उभयचर जीव होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ओके, तो अमोनिया को उत्सर्जन करने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो अमोनिया का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो जो मछलियां होती हैं वो एक वर्ग होता है पीसीज। कौन सा? पीसीज वर्ग में आती हैं। पीसीज वर्ग में आते हैं। ठीक है, उभयचर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं, इसलिए वो एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। ओके, समझ गया। तो ये तो होता है अमोनिया। दूसरा है यूरिया। यूरिया, तो जो यूरिया का जो उत्सर्जन होता है, किनका? यूरिया का उत्सर्जन। यूरिया का उत्सर्जन होता है वो स्तनधारियों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? स्तनधारियों के द्वारा। स्तनधारियों के द्वारा। स्तनधारियों को इंग्लिश में बोलते हैं मैमेलियन। क्या बोलते हैं? मैमेलियन। स्तनधारी कौन से होते हैं? स्तनधारी वे जीव होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे कि मानव। ठीक है, जितने भी हमारे पशु हैं वो क्या, जो बच्चे को जन्म देते हैं वो भी आते हैं। ठीक है, जो पशु होते हैं। इसके साथ जो चमगादड़ है, चमगादड़ होती है वो। ठीक है, चमगादड़, तो ये भी स्तनधारी होती है, ये भी इसमें आती है। किसमें? मैमेलियन में आती है। ओके, और एक मछली होती है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल, तो आप ब्लू व्हेल को मछली नहीं कह सकते, क्योंकि जो ब्लू व्हेल होती है वो स्तनधारी होती है, यानी कि मैमेलियन ग्रुप में आती है। तो ब्लू व्हेल क्या होती है? वो मछली नहीं होती है, इसको बोलते हैं फॉल्स फिश। क्या बोलते हैं? फॉल्स फिश। फॉल्स फिश का मतलब होता है असत्य मछली, यानी कि ये पूर्ण रूप से मछली नहीं होती है, इसका आकार मछली जैसा होता है। ठीक है, ये मछली नहीं होती है, ये फॉल्स फिश कहलाती है। और जो ट्रू मछली होती है, शार्क मछली होती है, वो ट्रू मछली कहलाती है।
ठीक है। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो सबसे बड़ी मछली होती है शार्क। वैसे हम जानते हैं कि सबसे बड़ी जो मछली होती है वो कौन सी होती है, ब्लू व्हेल मछली होती है ना। जब ब्लू व्हेल मछली है वो खुद मछली नहीं है, कौन है, स्तनधारी है, ठीक है, स्तनधारी है ना, क्योंकि मछलियों को किस वर्ग में रखा जाता है, पेसीज वर्ग में रखा जाता है, जबकि जो ब्लू व्हेल को स्तनधारी यानी कि मैमेलियन वर्ग में रखा गया है। ओके, तो जो ब्लू व्हेल मछली है वो एक असत्य मछली है, वो सत्य मछली नहीं है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है। तो मैं क्या बताया था, जो यूरिया का उत्सर्जन होता है वो स्तनधारियों के द्वारा किया जाता है। इसलिए जो मानव होता है यानी कि जो यूरिया का उत्सर्जन करने वालों को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है यूरियो उत्सर्जी। क्या कहा जाता है, यूरियोसर्जी, ठीक है, इनको यूरियोसर्जी जीव कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरियाटेलिक, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूरियाटेलिक। और यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, ये स्तनधारी के द्वारा किया जाता है। अब यूरिया का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, मैंने बताया था जो शरीर में जो अमोनिया का निर्माण होता है, ठीक है, अमोनिया का निर्माण होता है। तो अमोनिया को यकृत होता है यानी कि लीवर है वो किस में बदल देता है, यह बदल देता है यूरिया में, ठीक है। तो लीवर के द्वारा यानी कि यकृत के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है और इस यूरिया को वृक्क को यानी कि किडनी के द्वारा यानी किडनी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, छान दिया जाता है, मतलब फिल्टर कर दिया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं निस्पंदन करना, ठीक है। उसका यानी कि यूरिया का निस्पंदन कर दिया जाता है, यूरिया को छान दिया जाता है और उसके बाद यूरिया को मूत्र के साथ, किसके साथ, यूरिया को मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आ गया कि जो यकृत के द्वारा क्या किया जाता है, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है यानी कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इस यूरिया को वृक्क को यानी कि किडनी के द्वारा निस्पंदन यानी कि फिल्टर किया जाता है और बाद में मूत्र के साथ मिलाकर उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो यूरिया के लिए मैं कुछ आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताने वाला हूं, आपकी बुक में नहीं है लेकिन अब आगे के लिए आपको काम में आएगा, ठीक है ना। तो यूरिया एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ होता है जिसको सबसे पहले लैब में विकसित किया गया था, यानी कि जो सबसे पहले लैब में इसको सिंथेसाइज करने वाला जो ऑर्गेनिक यौगिक है वो कौन सा होता है, यूरिया। तो यूरिया को सबसे पहले लैब में बनाया गया था, ठीक है। इसका जो केमिकल फॉर्मेशन होता है NH2CONH2, ठीक है, समझ में आ गया ना। और जो यूरिया में यानी कि जो यूरिया होता है, यूरिया में 40% नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। 40% नाइट्रोजन अणु पाए जाते हैं यूरिया में। और जो मूत्र होता है, मूत्र में 2% यूरिया पाया जाता है। कितना परसेंट, 2% यूरिया पाया जाता है। और इस यूरिया के कारण ही जो मूत्र में जो स्मेल आती है, जो गंध आती है, वो यूरिया के कारण ही आती है, ठीक है। जो पेशाब की जो बदबू होती है, जो स्मेल आती है, वो किसके कारण आती है, हमारे शरीर में जो यूरिया होता है जिसको मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो उस यूरिया की गंधी आती है, ओके। और जो मूत्र का रंग पीला होता है वो यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है, उसका रीजन भी यही यूरिया है, ओके, समझ में आ गया। तो ये तो हो गया यूरिया। अब इसके बाद है यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, यूरिक अम्ल, ठीक है। तो यूरिक अम्ल का जो उत्सर्जन है वो किया जाता है कीटों के द्वारा, विशेषकर पक्षियों के द्वारा, और इसके साथ सरीसृपों के द्वारा, ठीक। कीट पतंगे होते हैं वो ऑर्थोपोडा वर्ग में आते हैं, पक्षी होते हैं वो एबीज वर्ग में आते हैं, किसमें, एबीज में। और सरीसृप आते हैं वो आते हैं रेप्टिलिया में, किसमें, रेप्टिलिया में। तो सरीसृप जैसे सांप, छिपकली, ओके, और मगरमच्छ वगैरह होते हैं, ठीक है, जो रैंकर चलते हैं वो सरीसृप में आते हैं। तो इनके द्वारा यूरिक अम्ल का क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। तो ये जो जीव होते हैं यानी कि कीट, पक्षी और सरीसृप होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं, ये जो अमोनिया होती है यानी ये अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे जो पक्षियों की बीट होती है, तो पक्षियों की बीट कैसी रहती है, सूखी रहती है, ओके। एक तरह से उसमें बहुत कम पानी आता है, बहुत कम पानी रहता है ना, बहुत कम जल की मात्रा रहती है, ठीक है। तो ये जो पेस्ट के रूप में या फिर गोलिकाओं के रूप में इस यूरिक अम्ल का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जिसमें पानी की मात्रा कितनी होती है, बहुत कम होती है। इसलिए जो जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव भी कहा जाता है। कौन से जीव, यूरिक अम्ल उत्सर्जी।
यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो नाइट्रोजन अपशिष्ट हो गए, अमोनिया, यूरिया और यूरिया के बाद यूरिक अम्ल। ठीक है, तो इनका उत्सर्जन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है और इसमें कौन कौन से अंग होते हैं जो मुख्य कार्य करते हैं। समझ में आ गया ना? अब ये मैं मिटा देता हूं। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो ये मानव का उत्सर्जन तंत्र होता है वो मेनली कार्य करता है जो शरीर के जितने भी लिक्विड अपशिष्ट होते हैं, यानी कि शरीर का लिक्विड जो वेस्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, क्या कार्य करता है? शरीर के जितने भी क्या होते हैं तरल अपशिष्ट, शरीर के तरल अपशिष्टों को बाहर निकालने का कार्य करता है, निकालने का कार्य करता है। ओके, और अब देखते हैं कि जो मानव उत्सर्जन तंत्र है, मानव उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, जो उत्सर्जन के कार्य को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो प्रमुख अंग देखते हैं जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है। तो इसमें दो वृक्क होते हैं, वृक्क को क्या बोलते हैं? किडनी। ठीक है, एक मूत्राशय होता है, क्या होता है? मूत्राशय, इसको बोलते हैं यूरिन ब्लैडर। दो मूत्र वाहिनी होती हैं, दो मूत्र वाहिनियां होती हैं, इनको बोलते हैं यूरेटर्स, यूरेटर्स। ओके, और इसके साथ ही एक क्या होता है? मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। ठीक है, तो जो उत्सर्जन तंत्र होता है, मानव उत्सर्जन तंत्र होता है, उसमें दो वृक्क पाए जाते हैं, एक मूत्राशय होता है, दो मूत्रवाहिनी होती है और एक मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, ये दिखता कैसा है मैं एक बार आपको थोड़ा बता देता हूं। तो ये तो क्या है? दो वृक्क होते हैं, सेम के आकार के होते हैं, यानी कि जो राजमा होती है ना, राजमा, ठीक है, राजमा तो दाल आती है। ठीक है, तो उस राजमा के शेप के होते हैं। ओके, इन दो वृक्कों से दो मूत्र वाहिनियां निकलती हैं, एक इस वृक्क से और एक इस वृक्क से। ठीक है, और ये मूत्र वाहिनियां आगे मिलकर किसमें पहुंचती हैं? ये पहुंचती हैं मूत्राशय में। किसमें पहुंचती हैं? मूत्राशय में पहुंचती हैं, ये वाला, यानी कि ये हो गया यूरिन ब्लैडर। ओके, और इस यूरिन ब्लैडर का जो लास्ट वाला ये पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? यूरेथ्रा, यानी कि ये हो गया मूत्र मार्ग, ये हो गया मूत्राशय। ठीक है, तो ये वाली और ये दोनों हो गई मूत्र वाहिनियां। ओके, और ये वाले ये दोनों होते हैं वृक्क। तो दो वृक्क होते हैं, दो मूत्र वाहिनियां होती हैं, एक मूत्राशय होता है और एक मूत्रमार्ग होता है। ये सभी अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं, जो शरीर में उपस्थित जो तरल अपशिष्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि जो वृक्क है, ठीक है, ये वृक्क क्या होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं और हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, आगे समझ। तो एक बार मैं ये मिटा के, ठीक है, अब आपको मैं वृक्क ही पढ़ा देता हूँ, यानी कि किडनी को पढ़ा देता हूँ कि किडनी को अच्छे से हम समझेंगे, देखेंगे और ठीक है, और डायग्राम भी बताऊंगा कि किडनी होती कैसी है और ये क्या क्या कार्य करती है। ठीक है, इससे फंक्शन देखेंगे और इसकी पूरी संरचना को देखेंगे। ओके, ये मैं मिटा देता हूँ। तो देखते हैं कि वृक्क क्या होते हैं। वृक्क मैंने बताया था दो वृक्क होते हैं, वृक्क को क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग। कौन सा? प्रमुख उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग। यह जो तरल अपशिष्ट होता है, कौन सा अपशिष्ट? तरल अपशिष्ट। तो उत्सर्जन जो तंत्र होता है वो तरल अपशिष्ट को निकालने का कार्य करता है। तो यह तरल अपशिष्ट को
75 से 80% तक निकाल देता है। यानी कि 75 से 80% जो तरल अपशिष्ट होता है उसको निकालने का कार्य किया जाता है वृक्क के द्वारा। ओके, समझ में आ गया ना? ठीक है। और इसके साथ ही जो शरीर में जो स्रावित जो रस होता है, ठीक है, उसका क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे बना देता हूं कि वृक्क की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो ये सेम आकार का होता है। आकार कैसा होता है इसका? सेम के समान। किसके समान? सेम के समान। सेम के समान आकार। सेम को बोलते हैं बीन। क्या बोलते हैं? बीन। यानी कि जो राजमा होती है, राजमा के आकार के बराबर होता है। ओके, इसकी जो शेप होती है और इसका साथ इसका जो रंग होता है, ये होता है गहरा भूरा। क्या होता है? गहरा भूरा होता है। ठीक है, और इसकी स्थिति कहाँ पे होती है, यानी कि ये कहाँ पर स्थित होते हैं? तो इनकी जो स्थिति होती है ये पीठ की तरफ। कहाँ की तरफ? पीठ की तरफ। पीठ की तरफ आमाशय से नीचे, आमाशय से नीचे, एवं जो कशेरुक दंड होती है, कशेरुक दंड, कशेरुक दंड को दूसरा नाम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये पीठ की तरफ होता है, आमाशय से नीचे होता है, एवं कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी के दाएं एवं बाएं तरफ स्थित होते हैं। दोनों स्थित होते हैं। ठीक है, किस तरफ? दाएं एवं बाएं तरफ। एक बार डायग्राम से अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। जैसे कि ये छोड़ो, दो वृक्क बनाते हैं। ये हो गए दो सेम आकार के। ठीक है, बीन के समान सेम आकार के हो गए। समझ में आ गया? सेम, ये वाला सेम, ऐसे ही नहीं, ये वाला सेम, सेम के आकार के हुए। ओके, तो दो सेम के आकार के होते हैं। इनका रंग कैसा होता है? गहरा भूरा होता है। ये कहाँ पे स्थित होते हैं कि इसके बीच में, जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी हो गई। शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है ना, आगे कहाँ तक जाती है? कूल्हे की हड्डी तक मिलती है। समझ में आ गया ना? कहाँ से स्टार्ट होती है? गर्दन से स्टार्ट होती है। तो जो ये कशेरुक दंड होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, इसके पीछे की तरफ, इसके पीछे की तरफ मतलब इसके जो किडनी होती है, किडनी के आगे होगा पेट। ठीक है, किडनी के आगे क्या होगा? पेट होगा। हमारा जो पेट है, जैसे कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि जो ये पेट है, ठीक है, तो पेट की पास नहीं होता है, ये जो पीठ होती है, पीठ, ठीक है, तो इसके पास होता है। यानी कि ये हो गई रीढ़ की हड्डी। समझ में आ रहा है ना? ये रीढ़ की हड्डी हो गई, और रीढ़ की हड्डी के जस्ट आगे होता है। समझ में? रीढ़ की हड्डी के जस्ट आगे होता है, यानी कि ये पेट की तरफ नहीं होता, ये पेट की तरफ होते हैं। ठीक है, ये पेट से अंदर की तरफ घुसे जाते हैं, रीढ़ की हड्डी के जस्ट पास में होते हैं। एक इधर की साइड में होता है, एक इधर की साइड में होता है। होते कौन सी जगह पे? ये इस जगह पर, इस जगह पर। ठीक है, मैंने बताया था कि फेफड़ों के नीचे क्या होता है? डायफ्राम होता है ना डायफ्राम। तो डायफ्राम के जस्ट नीचे लीवर, और लीवर के जस्ट नीचे दोनों पाए जाते हैं। इसके साथ ही जो ये तो गया राइट वाला, यानी कि ये दायां वृक्क होता है और ये बायां वृक्क होता है। जो दाएं वाला वृक्क होता है, ये लेफ्ट वाले वृक्क से ये थोड़ा नीचे स्थित होता है, क्योंकि यहाँ पर कौन रहता है? ये मैंने बनाया यकृत, यानी कि जो लीवर होता है, लीवर के जस्ट नीचे ये पाया जाता है। लीवर का इस पे वजन टिका रहता है, इसलिए हल्का सा नीचे रहता है, और ये वाला जो होता है वो हल्का सा ऊपर होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये रीढ़ की हड्डी होती है। यदि इसको हम रीढ़ की हड्डी को हटा देंगे पीछे से, ठीक है जी, तो ऐसे दिखेंगे। समझ में आ गया ये कहाँ पे स्थित होते हैं? तो इसके साथ ही इसमें जो ये खांचा होता है यहाँ पे, तो ये जो खांचा होता है, ये खांचा कहलाता है हाइलम। क्या कहलाता है? हाइलम। ठीक है, तो इस हाइलम में से जो मूत्रवाहिनियां होती हैं, ठीक है, ये मूत्रवाहिनियां निकलती है ना यहाँ से, इस खांचे में से निकलती हैं। तो ये खांचा क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। और इस हाइलम में से क्या निकलती है? मूत्रवाहिनियां निकलती हैं, मूत्रवाहिनियां। और मूत्रवाहिनियों के साथ रक्तवाहिनियां भी होती हैं, रक्तवाहिनियां, वाहिनियां। ठीक है, तो जो वृक्क होता है ये क्या कार्य करता है? वृक्क का कार्य होता है रुधिर को छानने का। क्या? छानने का, यानी कि फिल्टर करने का। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है वो वृक्क के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जब फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड वृक्क के द्वारा किया जाएगा तो वृक्क में कहीं ना कहीं से तो रक्त आएगा। ठीक है, तो रक्त आता है वो ऊपर से आता है, यहां से, दोनों में से आएगा ना। ठीक है,
तो मैंने आपको जो हार्ट पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि महाधमनी होती है वो हृदय से रक्त को कहां पे ले जाती है, बाकी अंगों की तरफ ले जाती है। ठीक है, तो ये एक अंग ये भी होता है। ओके, तो यहाँ पे जो शुद्ध रक्त आता है, कौन सा रक्त, यहाँ पे शुद्ध रक्त आता है, उसको किसके द्वारा लिया जाता है, महाधमनी के द्वारा लाया जाता है। कहाँ से लाया जाता है, हृदय से लाया जाता है। तो हृदय हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हृदय से ये रक्त आता है ऐसे, और ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ये ऐसे वाली, समझे। तो ये राइट में भी जाएगी और ये लेफ्ट में भी जाएगी। ओके, तो ये इसमें से रक्त आता है, और ये रक्त का इसमें क्या होता है, फिल्टर होता है, यानी कि रक्त को छान लिया जाता है, और छानने के बाद जो महाश्रा होती है, महाश्रा के द्वारा रक्त को वापस हृदय में पहुंचा दिया जाता है। तो जो शुद्ध रक्त आता है, शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का उपयोग कर लेता है। ऑक्सीजन का उपयोग करने के बाद तो जो बी ऑक्सीकृत रुधिर होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, उसको वापस कहाँ पहुंचा दिया जाता है, वापस पहुंचा दिया जाता है हार्ट में। ठीक है, तो जो मैंने ये बताई थी, जो ब्लड वाहिकाएं होती हैं, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, सराएं और धमनियां होती हैं, वो इसी हाइलम में कनेक्ट होती हैं, इस खांचे से जुड़ी रहती हैं। कहाँ से, इसी खांचे से जुड़ी रहती हैं। तो ये खांचा क्या कहलाता है, ये वाला खांचा कहलाता है हाइलम कहलाता है। ओके, और जो वृक्क की जो मेन इकाई होती है, कौन सी, जो वृक्क की यूनिट, वृक्क की इकाई, कि वृक्क किससे मिलकर बना होता है, तो वृक्क होता है वो कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है। किनसे, उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो ये उत्सर्जन जो इकाई होती हैं वो कहलाती है नेफ्रॉन। क्या कहलाती हैं, नेफ्रॉन कहलाती हैं। तो ये नेफ्रॉन कितने होते हैं, ये नेफ्रॉन करीब 10 लाख होते हैं। एक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो करीब 10 लाख होते हैं। और जो वृक्क होते हैं वो पूरे इन नेफ्रॉन से ही बने होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन को हम हिंदी में बोलते हैं वृक्काणु। क्या बोलते हैं, वृक्काणु। ठीक है, तो जो वृक्क की जो इकाई होती है वो वृक्काणु होती है, वृक्काणु को हम नेफ्रॉन बोलते हैं, और ये कई लाखों की संख्या में ये वृक्क के अंदर पाए जाते हैं, और इन्हीं संरचनाओं के द्वारा ही जो वृक्कों का निर्माण होता है। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, यानी कि वृक्क के दो भाग होते हैं। एक ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बाहरी बलकुट। क्या बोलते हैं, बाहरी बलकुट। ठीक है, और जो भीतरी भाग होता है उसको बोलते हैं भीतरी मध्यांश। क्या बोलते हैं, भीतरी मध्यांश। अब ये कहाँ पे स्थित होते हैं, ठीक है, जो इस वाले आपको वृक्क में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो बाहर वाला पोर्शन हो गया, ये वाला जो बाहर वाला भाग रहता है, इसको बोलते हैं बाहरी बलकुट, और बाहरी बलकुट को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स बोलते हैं। और मैंने बताया था जो वृक्क होता है वो 10 लाख करीब 10 लाख नेफ्रॉन से बना होता है। तो वृक्क में इन नेफ्रॉनों के बहुत सारे गुच्छे पाए जाते हैं। उन गुच्छों में कम से कम 10 से 18 हजार नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ओके, तो ये गुच्छे बना देता हूं मैं यहाँ पे। ये ऐसे पिरामिड नुमा गुच्छे होते हैं, ये पिरामिड नुमा गुच्छे होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं, पिरामिड नुमा गुच्छे होते हैं। और ये भीतरी भाग होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भीतरी मध्यांश। और भीतरी मध्यांश को इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुला। क्या बोलते हैं, मॉडुला। ठीक है, तो जो वृक्क के दो भाग हो जाते हैं, बाहरी वाला भाग कहलाता है वो कहलाता है बाहरी बलकुट, भीतरी वाला भाग कहलाता है भीतरी मध्यांश। बाहरी भाग को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाले भाग को बोलते हैं मॉडुला बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया ना। और इसी के साथ ही जो वृक्क होता है, उस वृक्क में एक कीप नुमा आकृति पाई जाती है। वृक्क के अंदर एक कीप नुमा आकृति पाई जाती है, जिसको वृक्क श्रोणि कहा जाता है, जिसको वृक्क श्रोणि कहा जाता है। तो ये वृक्क श्रोणि को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेल्विस। ठीक है, अब ये पेल्विस क्या कार्य करता है, ये जो पेल्विस होता है ये मूत्र को इकट्ठा करने का कार्य करता है, इकट्ठा करने का कार्य करता है। ठीक है, ये पेल्विस होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये क्या हाइलम बताया था, ये खांचा होता है, इस खांचे के भीतर, ठीक है, और जो ये मॉडुला बताया था, जो भीतरी मध्यांश होता है, इनके भीतर एक कीप नुमा संरचना पाई जाती है, वो कहलाती है वृक्क श्रोणि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेल्विस। इसका कार्य होता है मूत्र को इकट्ठा करना। ठीक है, समझ में आ गया ना यहाँ तक। और मैंने आपको ये बताया था जो वृक्क होता है यानी किडनी, ठीक है, तो किडनी की
जो इकाई होती है वो क्या होती है, वो होती है नेफ्रॉन। ये बहुत कई लाख यानी कि बहुत सारे मतलब कई लाखों की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं और इन्हीं नेफ्रॉनों के निर्माण के कारण किडनी बनती है। ठीक है, तो नेफ्रॉन होते हैं वो एक नेफ्रॉन दो भागों में विभक्त होता है, यानी कि एक नेफ्रॉन में दो संरचना पाई जाती हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन होते हैं नेफ्रॉन, इसके दो भाग होते हैं। एक भाग कहलाता है बोमन संपुट और जो दूसरा भाग होता है वो कहलाता है ब्रक नलिका। बोमन संपुट को इंग्लिश में बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल और ब्रक नलिका को बोलते हैं रीनल ट्यूब। अब इसका नाम बोमन कैसे पड़ा, क्योंकि जो बोमन संपुट है इसकी खोज की गई थी वो बोमन नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, इसलिए इसको बोमन संपुट नाम दे दिया गया। इसको इंग्लिश बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ओके, समझ में आ गया। तो ये किसमें पाया जाता है, ये नेफ्रॉन में पाया जाता है और नेफ्रॉन होती है वो किडनी की एक इकाई होती है जिसके द्वारा ही किडनी का निर्माण होता है। एक किडनी में करीब 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ओके, और एक नेफ्रॉन में दो इकाई पाई जाती हैं, बोमन संपुट और दूसरा होती है ब्रक नलिकाएं। ठीक है, तो किडनी का कार्य होता है वो क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना यानी कि छानना होता है। तो इन नेफ्रॉन्स के द्वारा ही ब्लड को छाना जाता है। ठीक है, उसमें से जो अपशिष्ट मटेरियल होते हैं, अपशिष्ट तरल होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और नेफ्रॉन के द्वारा ही ब्लड का क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है। समझ में आ गया। तो आज की क्लास में इतनी रखता हूँ। ठीक है, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और जो कल की नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें मैं आपको ये जो ब्रक है इसको वापस से रिवाइज करवा दूंगा और इसके साथ ही नेफ्रॉन की पूरी संरचना, ये नेफ्रॉन किस प्रकार से वर्क करते हैं और एक ब्रक किस प्रकार से वर्क करता है वो मैं पूरा कंप्लीट आपको शानदार तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम बना के पूरा समझा दूंगा। ओके, अभी मैंने आपको मोटा मोटा पूरा बता दिया है कि कहाँ पर ब्रक में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या कार्य करते हैं। ओके, समझ में आ गया ना। तो आज की क्लास तो हम इतनी रखते हैं। ओके, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दो और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन है वो मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एकदम घर पे बैठ के शानदार तरीका से, बहुत अच्छे तरीका से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट क्लास में।